वो बारिश की बूंदे। दोस्तों, उस दिन वो खोया सा रहा, मानो किसी ख्वाब से जागा हो, पर एक ऐसा ख्वाब था जो हकीकत सा लगा। उसका मन भटका हुआ सा था, पर क्यों, वो ये चाहकर भी समझ नहीं पाया। भीड़ की आगोश में सिमटा हुआ रायन का अस्तित्व खुद के ही वजूद से झगड़ता रहा। न जाने किसकी तलाश में उसका दिल बेचैन था। आखिर वो कैसे एक अनजानी सड़क पर आ पहुंचा, ये उसे याद नहीं था, पर लोगों और गाड़ियों के बीच खुद को खड़ा पाकर वो हैरान और परेशान जरूर था। जैसे भी करके उसने खुद को संतुलित किया और अपनी काली लेदर जैकेट वाली हुड में अपना चेहरा छिपाकर वो सड़क से दूर जाकर फुटपाथ पर जा खड़ा हुआ, जहां उसने सड़क के मुहाने पर जबरदस्त भीड़ को एकत्र पाया। इससे पहले कि वो वजह पूछ पाता कि तभी पास गुजरते अनजान लोगों की बातचीत से पता लगा कि एक कार हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है। रायन ने एक पल सोचा कि वो खुद घटनास्थल पर जाकर वहां का मुआयना कर आए, पर अब यहीं पर जहन में उठे एक नाम ने उसके कदमों को बढ़ने से पहले ही रोक लिया। कैथरीन। हाँ, यही तो वो नाम था जिसे उसका मन इन उलझे पलों में तलाश रहा था। रायन ने झट से अपने जैकेट की जेबों में हाथ डालकर अपना मोबाइल ढूंढा, पर ये क्या, उसकी हथेलियां उन जेबों से खाली बाहर लौटी। रायन भी हैरान था कि हर वक्त साय की तरह उसके साथ रहने वाला मोबाइल फोन आज उसके साथ क्यों नहीं था। कहाँ छोड़ आया था वो फोन? कहीं गिरा तो नहीं था, या फिर कहीं चोरी तो नहीं हुआ? अफसोस, रायन इनमें से किसी भी सवाल का जवाब सोच नहीं पाया। न जाने ये कैसी बेचैनी सी मचल उठी उसके सीने में कि कैथरीन के अलावा उसे कोई और दूसरी चीज जरूरी लगी ही नहीं, और वो फौरन उससे मिलने को चल पड़ा। धुंधली यादों के साथ लड़ते हुए वो 22 साल का नौजवान अपने तेज कदमों से उस अनजानी सड़क के फुटपाथ पर चलता गया, और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ कैथरीन का ही चेहरा उसकी नजरों के आगे नाचता रहा। आखिरी बार वो कब कैथरीन से मिला था? अजीब था, पर वो याद नहीं कर पाया। दिमाग पर जोर देते हुए उसने रास्ता बदला, और फिर ये क्या? अचानक उसने खुद को एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने खड़ा पाया। कुछ पल उसने गर्दन उठाकर उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखा, और फिर मानो यादों से उलझन का कोई कोहरा छंटा हो, जैसे उसे याद आया कि ये अपार्टमेंट कैथरीन का था, पर बिना कुछ जाने समझे वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ पहुँचा, ये वो समझ नहीं सका। कैथरीन को देखने की बेताबी में बगैर कोई वक्त जाया वो झट से बिल्डिंग में घुसा और सीधा 3rd फ्लोर पर आकर थमा। वही सामने दरवाजे पर एक नाम गुदा था, कैथरीन डिसूजा। इसी नाम को तलाशते हुए वो यहाँ भटकते भटकते आ पहुँचा, पर उसके दिल को सुकून अब तक न मिला था। रायन ने बढ़कर दरवाजे पर उभरे उस नाम के अक्षरों को अपनी अंगुलियों से छुआ, और अचानक कैथरीन की मुस्कान भरी एक ताजा तस्वीर रायन के दिलो दिमाग में बिजली की तरह कौंध उठी। मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी के बीच दमकता कैथरीन का चेहरा खुशी से कितना चमक रहा था। वो कैसे भुला सकता था उस दिन था को? बर्थडे था शायद उसका। कितनी खुश थी वो उस दिन। बच्चों की तरह चाहते हुए उसने पूरी शाम सिर्फ अपनी तस्वीरों को खींचवाने में ही बीता दिया। इसी शौक को देखकर रायन ने उसे मिस फोटोजेनिक, जिसकी फोटो हमेशा अच्छी आए, पुकारना भी शुरू कर दिया था। उसकी मुस्कान थी ही इतनी प्यारी कि जब वो उसे अपने होठों पर ले आती तो उसकी हर तस्वीर खूबसूरत बन जाया करती थी। कैथरीन का सबसे खूबसूरत गहना उसकी मुस्कान थी, इसलिए रायन भी तो यही कहता उससे, इसे हमेशा अपने होंठों पर पहने रखना। अपनी इस प्यारी सी मुस्कान को अपने होंठों से कभी जुदा न करना, वरना मेरी रूह मुझसे रुक जाएगी। और वो उसे पागल कहकर फिर हंस पड़ती। रायन इससे ज्यादा उससे और कुछ मांग नहीं पाता। कैथरीन को क्या पता था कि उसकी मुस्कान में रायन की पूरी दुनिया बसी थी, जिसे वो उसे कभी चिढ़ाकर तो कभी बेवकूफी वाले सवाल करके पा लेता था। पर आज उसकी रूह सचमुच कहीं रुक चली थी, और ये कैथरीन को दोबारा देखने की चाहत ही थी कि वो आज उसके दरवाजे तक चला आया। चेहरे पर उदासी लिए उसने कुछ पल कैथरीन के नाम को निहारा, और फिर दरवाजे पर सिर टिकाकर उसने अपनी आंखें आहिस्ते से बंद कर ली। अपनी अंगुलियों से दरवाजे को खटखटाकर उसने अपनी दस्तक दी, या फिर यूं कह लो कैथरीन को देखने की दरख्वास्त रखी। मगर वो दरवाजा खामोश रहा। उसने कई बार वो दरवाजा खटखटाया, पर बदले में उसे सिर्फ मायूसी हाथ लगी। अगर वो घर पर नहीं थी तो फिर कहाँ थी?
रायन ने अनुमान लगाना चाहा पर कोई खास उत्तर खोज न पाया। थक हार कर रायन वही उसकी चौखट पर बैठ गया और इंतजार करने का विचार बनाया, पर वो ऐसा ज्यादा पलों तक कर न पाया। अजीब सी घुटन में खुद को घिरता देख रायन अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर आकर वही इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। शाम का कोहरा घना होने लगा था। खुद को जैकेट में समेटे कोहरे की आड़ में वो एक भटका हुआ धुंधले साए जैसा लगा जो अपनी मंजिल खोजता फिर रहा हो, और ऐसे ही चलते चलते वो कुछ ही दूर बढ़ा होगा कि अचानक उसके कदम ठिठक कर यकायक रुक गए। वो कैसे एक कैफे के सामने आ पहुंचा, ये समझना नामुमकिन सा था, पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला वो चेहरा था जो इस वक्त कैफे के शीशे से झांक रहा था। वो चेहरा कैथरीन का था जो सिर झुकाए खामोश निगाहों के साथ टेबल पर अकेले बैठे नजर आई। रायन को अपनी नजरों पर यकीन न हुआ और वो कुछ पल जैकेट में हाथ डाले वही सड़क पर खड़ा उसे देखता रह गया। आसपास दौड़ती गाड़ियों के बीच आंख मिचौली खेलते कैथरीन के चेहरे को देखकर रायन इस कदर हतप्रभ रह गया कि वो पलके झपकाना तक भूल गया। कहीं वो उसकी नजरों का कोई धोखा तो नहीं थी। उल्टा कोहरा चाहे कितनी भी कोशिश करता उसके चेहरे को छिपाने की, पर एक पल के लिए भी उस चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पाया। मन में एक डर भी था कि कहीं वो खो न जाए। चेहरे पर मायूसी में कैथरीन न जाने की सुलझन में खोई बैठी थी कि वो उस ओर देख भी नहीं पाई जहां रायन बेचैन दिल की धड़कनों के साथ सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, पर किसका? क्या वो रायन था जिसकी गैरमौजूदगी उसे परेशान कर रही थी, या फिर कोई और? बस अब रायन से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और वो तेज कदमों से कैफे की ओर बढ़ गया। कैफे में दाखिल होते ही रायन की नजरों ने सिर्फ कैथरीन को निहारा। अजब सा सुकून मिला उसे कैथरीन को देखकर, यहाँ तक कि उसकी एक झलक पाकर उसके शिथिल पड़े होंठ भी मुस्कुराना सीख गए। कैथरीन ने भूरे रंग का हाफ स्लीव वाला कार्डिगन पहना था जो उस पर काफी फब रहा था। सिर पर ऊनी टोपी लगाए वो एकटक टेबल पर रखी कॉफी से उठते धुएं को निहारती रही। शायद उसके ठंडे हो जाने के इंतजार में थी या फिर अपने ही ख्यालों में कहीं गुम थी। रायन अपने दूसरे अनुमान से ज्यादा सहमत दिखा और वो उससे मिलने को आतुर हो उठा। उसे चौंकाने के बहाने से वो धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा, पर वो जैसे ही उसके टेबल के करीब पहुंचा, कैथरीन ने निगाहें उठाकर उसके बढ़ते कदमों को थाम लिया। वो हैरान था कि कैसे उसने उसकी धीमी आहटों को पा लिया। कैथरीन ने उसकी तरफ देखकर शिकायत की, तुम लेट हो रायन। पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस पर रायन ने जवाब देना चाहा ही था कि तभी पीछे से धमक पड़े एक अजनबी ने रायन को चौंका दिया, जो उसके पास से गुजरते हुए कैथरीन के टेबल तक जा पहुंचा और बोल पड़ा, आई एम सॉरी, कैथी पर मीटिंग में फंस गया था यार। उस शख्स को देख रायन आश्चर्यचकित रह गया, और हो भी क्यों न, आखिरकार वो शख्स हूबहू रायन जैसा जो दिखता था, एक बेरुपये जैसा। कुछ पल के लिए तो रायन का दिमाग चकरा उठा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये कैसे मुमकिन था? यहाँ तक कि सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि उसके कपड़े भी रायन जैसे ही थे। व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और ऊपर से वो हुड वाली ब्लैक जैकेट। कुछ भी अलग नहीं था दोनों के कपड़ों में और न ही दोनों की शख्सियत में। और तभी रायन को एहसास हुआ कि कैथरीन की निगाहें भी सिर्फ उसी अजनबी को ही निहार रही थी, न कि उसे। यहाँ तक कि उस अजनबी को करीब पाकर उसके चेहरे की मायूसी भी अब नदारद थी, जिसका दामन थामे वो कुछ पल पहले बैठी थी। एक सुकून था कैथरीन की आंखों में जिसे रायन अपने लिए तलाश रहा था, पर अफसोस वो उस अजनबी के लिए दिखा जो कुर्सी खिसकाकर कैथरीन के सामने जा बैठा था। रायन ने चाहा कि एक बार कैथरीन नजरें उठाकर उसे भी देखे, मगर कैथरीन ने ऐसा नहीं किया। कैथरीन, रायन ने उसे पुकारा, पर कैथरीन ने ऐसे दिखाया मानो उसने रायन को सुना ही नहीं। रायन उसके करीब खड़ा होकर कई बार उसे पुकारता रहा, पर कैथरीन पर उसकी पुकार का कोई प्रभाव नहीं दिखा। आखिर ये हो क्या रहा था? सिर पर हाथ रख अपने बाल नोचते हुए रायन ने बेचैनी से आसपास की भीड़ को देखा। क्या पता कोई उसे देख रहा हो, पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। तभी पास आते वेटर ने भी उसे अनदेखा किया और कैथरीन की टेबल के पास खड़ा होकर ऑर्डर पूछने लगा। रायन ने वेटर का भी ध्यान खींचना चाहा, पर उसकी आवाज वेटर तक भी नहीं पहुंची।
उसने वेटर को कई बार छुआ भी, पर न जाने क्यों उसके स्पर्श का एहसास उस वेटर तक नहीं पहुंचा। वेटर के जाते ही रायन भी झट से उस अजनबी के बगल वाली खाली कुर्सी पर जा बैठा और कैथरीन को पुकारते हुए बोला, कैथरीन सुनो मुझे, प्लीज एक बार मेरी तरफ देख लो। कहने को तो कैथरीन के सामने इस वक्त एक ही शक्ल के दो शख्स बैठे दिखाई दिए जिनके कपड़े भी एक जैसे थे, पर अफसोस कैथरीन का ध्यान सिर्फ रायन के हमशक्ल की तरफ था। रायन की सारी फरियादों को नजरअंदाज कर कैथरीन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है रायन। अचानक रायन अपना नाम उसके मुंह से सुनकर अवाक रह गया और अपनी सारी कवायदों को उस पर भुला बैठा। कैथरीन के स्वर से स्पष्ट था कि वो किसी ऐसी वजह को लेकर परेशान थी जिसका हल सिर्फ रायन के पास था। रायन ने कुछ कहना चाहा ही था कि उसके बगल में बैठे हमशक्ल ने उसके मुंह की बात छीन ली। उसने पूछा, क्या बात है? अगले ही पल उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी कैथरीन की हथेलियों को सहलाने लगा। ये देख रायन मन ही मन झुंझला उठा। ऐसा तो वो भी किया करता था जब कभी कैथरीन बेहद परेशान हुआ करती थी। उसने भी चाहा कि वो भी कैथरीन को छुए, पर वो जानता था कि उसका स्पर्श भी उसकी आवाज की तरह ही उस पर बेअसर होगा और कैथरीन भी तो उस बेहूपे के स्पर्श से सकुचाए नहीं। कैथरीन की नजरों से दरकिनार हो चुका रायन अपनी बदकिस्मती पर स्वन्यों को कोसता रह गया। तभी उसने पाया कि वो भी उस बेहूपे को चाहती थी। कैथरीन ने उसके हाथों को अपने हाथों में इस कदर भींचा मानो उसे खुद से कहीं दूर नहीं जाने देना चाहती थी। कैथरीन की भावुकता भरी नजरों में झलकते प्यार की परछाई में रायन ने जिसका चेहरा पाया वो भले उसके जैसा दिखता था, पर वो उसका चेहरा नहीं था। ये कैसा मजाक खेला जा रहा था उसके साथ? क्या वो किसी ख्वाब में तो कैद नहीं हो गया था? कहाँ जाए वो? किससे मदद मांगे वो? आखिर क्यों वो सबकी निगाहों से अछूता रह गया? आखिर कोई उसे देख क्यों नहीं पा रहा था? रायन को कुछ नहीं सूझा। अपनी धुंधली यादों को टटोलते हुए रायन ने खुद के साथ साथ कैथरीन को भी उनमें तलाशने का प्रयास किया, पर वो बीते घंटों के अलावा कुछ भी याद नहीं कर पाया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैथरीन ने अपनी उलझन जाहिर करते हुए कहा। क्या? उसके सामने बैठे दोनों शख्स हैरानी से एक साथ बोल पड़े। मुझे आज सुबह ही पता चला, कैथरीन ने अजनबी की अंगुलियों को भींचते हुए कहा। तुम्हें सुबह पता चला और मुझे अब बता रही हो? अजनबी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैं चाहती थी कि हम आमने सामने रहकर बात करें और फैसला ले सके। कैसा फैसला? यही कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं। ये कैसा सवाल है? कैथरीन ने हैरानी से उस शख्स को देखा और कहा, हमारी शादी नहीं हुई है। लोग सवाल खड़े करेंगे, क्या तुम तैयार हो उन सवालों के लिए? और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? क्या वो हमारे रिश्ते को जायज ठहराएंगे? कैथरीन को प्रेग्नेंट जानकर रायन मूक रह गया। ये कैसे संभव था? क्या वो सच में उसकी कैथरीन ही थी या फिर कोई छलावा? रायन ने उलझन भरी निगाहों से एक पल कैथरीन को देखा और फिर दूसरे ही पल अपने बाएं बैठे हमशक्ल को। कैथरीन की बातों से स्पष्ट था कि वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी चिंतित थी, जिसे वो अजनबी झट से भांप गया। वो फौरन कैथरीन की ओर झुका और मुस्कुराते हुए उससे बोला, लिव इन में आने का फैसला हम दोनों का था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग या फिर हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला कैथरीन। मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। मानता हूँ कि कुछ चीजें शायद जल्दी हो गई, वो हंसा, पर इससे हमारा प्यार नहीं बदलने वाला। और रही बात हमारी शादी की, तो अचानक वो अपनी टेबल से उठकर आनन फानन में आसपास अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तुम यही रुकना, कहीं जाना मत, उसने कैथरीन को सख्त हिदायत दी, जिसे कैथरीन ने खुशी खुशी माना। वो कुछ पलों के लिए ओझल हो गया और कैथरीन चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी राह ताकती रही। इस पर रायन ने खुद को बेहद अकेला महसूस किया। कैथरीन उसके करीब होकर भी पास नहीं थी। कितना कुछ था उसके मन में जो वो कैथरीन से कहना चाहता था। कितने अनकहे शब्द थे रायन के होंठों पर जिन्हें वो कैथरीन के आगे रखना चाहता था, पर अफसोस उसे उन शब्दों को अपने मन में ही कहीं दफन करना पड़ा। कितना कुछ गड़ा रह जाता है इंसान के मन में, वो अधूरी चाहते, वो अधूरी ख्वाहिशें। मन भी एक कब्रिस्तान सा लगता है उन अधूरी चाहतों और ख्वाहिशों के साथ, और उनके बीच रह जाती है हमारी रूह अकेली भटकते हुए।
कितनी खलती है हमें उस इंसान की बेरुखी जो कभी हमारे दिल के करीब होते हैं। ये एहसास दिल को कचोटने जैसे होता है। वो देख सकता था कि कैसे उस शख्स ने कैथरीन की सारी चिंताओं को पल भर में ही मिटा दिया और उसके चेहरे पर उस मुस्कान को ले आया जिसे कभी रायन पसंद किया करता था। रायन नहीं जानता था कि वो बेरुखिया कौन था, पर इतना तो तय था कि वो भी कैथरीन को उतना ही चाहता था जितना कि वो। रायन के मन में जहाँ एक तसल्ली थी कैथरीन की खुशी को देखकर, वही एक उलझन भी थी। आखिर वो यहाँ क्यों था? तभी रायन का हमशक्ल तेजी से चलते हुए कैथरीन के करीब आ खड़ा हुआ और उसकी कुर्सी के पास घुटनों के बल जा बैठा। हाथ में एक सफेद गुलाब का फूल थामे जिसे वो बाहर से कहीं तोड़ लाया था। उसने कैथरीन को प्रपोज कर डाला। Will you marry me, कैथरीन? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आंखों में नमी लिए कैथरीन भी मुंह पर हाथ रख चौंक उठी और अगले ही पल उस फूल को थाम उसने उसका प्रपोज स्वीकार कर लिया। पूरा कैफे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खुशी के इस पल में जहां सबके चेहरे मुस्कान से भरे थे, वही सिर्फ रायन चेहरा था जो खामोश था। कैथरीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने उस अजनबी को गले से लगा लिया और रायन मायूस भरी नजरों से उन्हें देखता रह गया। उनकी खुशी में खुद को घुटता देख वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उलझनों को संभाले वो कैफे से बाहर आया और वही शीशे की आड़ से उसने उन दोनों को एक बार फिर देखा। न जाने कौन था वो शख्स। रायन का चेहरा चुराकर वो कितनी आसानी से कैथरीन की बाहों में झूम रहा था और वही कैथरीन भी खुश थी उसकी बाहों में आसरा पाकर। हो न हो ये कोई अनजाने ही थे जिनके सिर्फ चेहरे ही जाने पहचाने थे, दिल नहीं। थोड़ी देर बाद कैथरीन और वो शख्स भी एक साथ कैफे से बाहर निकले और पास खड़ी एक सफेद कार में दाखिल हुए। उनका पीछा करने के इरादे से रायन भी मौका पाकर उनकी कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते कैथरीन खुशी से चाहती रही और एक पल के लिए भी उसने वो फूल अपने हाथों से अलग नहीं किया जो उस अजनबी ने प्रपोज करते वक्त उसे दिया था। फिर उसने कार को अपने अपार्टमेंट की तरफ घुमाने को कहा ताकि वो अपना कुछ सामान वहां से ले सके। पीछे की सीट पर बैठा रायन उनकी बातचीत से ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा पाया जिससे वो अपनी उलझन को सुलझा पाता। इसी बीच कैथरीन अपना फोन निकालकर उस हमशक्ल के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त हो गई जिस पर उस शख्स ने आपत्ति जताई। माना कि तुम मिस फोटोजेनिक होकर कार चलाते वक्त मुझे ये सब पसंद नहीं है, उस शख्स ने कैथरीन को टोकते हुए कहा। और तुम मिस्टर बोरिंग, कैथरीन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और अपना फोन बंद कर लिया। मिस फोटोजेनिक, अचानक इस शब्द को सुन पीछे बैठे रायन के माथे पर पड़ी शिकन सख्त हो गई। वो भी तो कैथरीन को यही पुकारा करता था, पर ये बात उसे कैसे पता? अचानक रायन का दिमाग चकरा उठा और उसके मन में उठे एक ख्याल ने उसे सहने पर मजबूर कर दिया। क्या वो शख्स जो उसके सामने है वो कोई और नहीं बल्कि खुद रायन ही है? नहीं, ये कैसे मुमकिन था? पर रायन इस तर्क के अलावा और कुछ सोच भी तो नहीं पाया। उसकी यादें उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो जितना अपने दिमाग पर जोर डालता वो उतना ही खुद को उलझा हुआ पाता। न जाने किसने उसकी यादों के पहर में ये अनदेखी दीवारें खड़ी कर दी थी कि वो जितना उन्हें गिराने की कोशिश करता वो उतना ही मुंह के बल गिरता। ऐसे में वो सिर्फ एक ही तर्क लगा पाया जिसे सोचते ही वो कांप उठा। रायन चीखा। उसने उन दोनों को कार रोकने को कहा पर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। शायद नियति को भी इसी पल का इंतजार था कि अचानक उनकी कार दूसरी लेन से आ रहे एक लापरवाह ट्रक से टकरा गई। विभत्स टक्कर हुई उनके बीच। एक ही पल में रायन की दुनिया उसकी आंखों के आगे नाच उठी। उनकी कार हवा में 2 फीट तक उछल गई जिसके साथ साथ कैथरीन का जिस्म भी कार की सीट से अलग होकर हवा में गुलाटियां खाता दिखा। चर्त करते हुए कार सड़क पर रगड़ खाते हुए पलटी और उससे निकले काले धुएं के घने गुबार ने कार को पूरी तरह से निगल लिया। इससे पहले कि रायन कुछ समझ पाता, उसने खुद को फिर से उसी सड़क पर खड़ा पाया जहां से उसने अपने दिन की शुरुआत की थी। ये ऐसा ही था मानो वो फिर से वक्त के पीछे आ गया हो। फर्क बस इतना था, इस बार वो जानता था कि वो वहाँ क्यों था। वो दौड़ा और सड़क के मुहाने पर एकत्र भीड़ को पीछे छोड़ते हुए फौरन उस कार के करीब आ खड़ा हुआ जिसमें कुछ पल पहले वो सवार था।
उठते धुएं के गुबार में कार का जर्जर रूप स्पष्ट होते देख रायन की रूह कांप उठी। कार सड़क पर पूरी तरह से पलट चुकी थी। कांपती धड़कनों से रायन ने कैथरीन को ढूंढना चाहा। वो झुका और कार के प्रथम छोर पर टूटे हुए शीशे के टुकड़ों पर पड़े कैथरीन के लहूलुहान जिस्म को देख वो बेचैन हो उठा। उसके करीब ही उस हमशक्ल का भी जिस्म था जो अभी भी सीट बेल्ट में जकड़ा हुआ था, पर उसका सिर लगातार खून के बहाव में इस कदर रिसता रहा कि सड़क का आधा हिस्सा उसके लहू से रक्तरंजित हो गया। उस दूसरे जिस्म को देख रायन को ये एहसास हुआ कि वो जिसे अब तक अजनबी मानता आया था वो कोई अजनबी था ही नहीं। वो रायन का ही जिस्म था जो बहते खून की धार में धीरे धीरे अपनी सांसें खो रहा था, पर रायन को अपने जीवन की परवाह नहीं थी। वो तो बस कैसे भी करके सिर्फ कैथरीन को बचाना चाहता था। रायन ने आगे बढ़कर कैथरीन के जिस्म को कार से बाहर निकालना चाहा, पर अफसोस वो उसे छू नहीं पाया। बेबसी में वो चीख पड़ा और भीड़ से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी गुहार को सुन न सका। तमाशबीन भीड़ के आगे खुद को असहाय पाकर रायन की आंखें भर आई। वो किसी भी तरह से कैथरीन को बचाना चाहता था। उसने घुटनों के बल बैठकर कैथरीन के जिस्म को बार बार कार से बाहर निकालने का प्रयास किया, मगर उसका प्रयास विफल रहा। ये ऐसा ही था मानो वो बंद मुट्ठी से रेत को थामने की कोशिश कर रहा हो। इसी आनन फानन में उसका ध्यान उस फूल पर गया जिसे पूरे सफर कैथरीन अपने हाथों में थामे रही थी, पर अब वो सफेद गुलाब का फूल रायन के अधमरे जिस्म के खून में सनकर लाल हो रहा था। भीड़ में खड़े लोगों को भले ही वहाँ जिंदगी से लड़ती दो जाने दिखी, लेकिन वहाँ कोई तीसरा भी था जिसकी रूह की तड़प भी उतनी ही थी जितनी कार में कैद उन जिस्मों की। शायद ही उसके सीने में उठी तड़प की आंधी ही थी जिसने उसकी धुंधली यादों को ऐसे झंझोड़ा कि उसके अंतमन की सारी दीवारें ध्वस्त हो चली और कैथरीन के साथ बिताए सारे पल उसके जहनोदिल में ऐसे उतर गए मानो यादों का बांध टूटा हो जैसे। कैथरीन के खिलते होंठों पर चलती वो मुस्कान, उसकी झपकती पलकों से झड़ते वो ख्वाब, उसकी हंसी का वो स्वर जो उसके दिल से निकला करती थी, उसके स्पर्श का वो गर्म एहसास जिसे पाकर वो सुकून पाता था, हर वो खुशी जो उसके साथ बांटने पर दुगनी हो जाती। आज वही कैथरीन उसके हाथों में लहूलुहान पड़ी थी और वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे कि वो उसे एक बार फिर हंसता हुआ देख पाता। शायद ये उसकी बेबसी का ही असर था कि उसी पल भीड़ को तितर बितर करते हुए पुलिस और एक एम्बुलेंस घटनास्थल पर आ पहुंची। उन्होंने फौरन कैथरीन व रायन के जिस्म को एम्बुलेंस में डाला और वहीं पास पड़े दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का भी मुआयना किया जिसका चालक मौका देख फरार था। कैथरीन व रायन के जिस्म को जल्द ही अस्पताल पहुंचा दिया गया और पुलिस द्वारा उनके परिजनों को भी उनके एक्सीडेंट की सूचना दी गई। ये सब उस शख्स की आंखों के आगे हुआ जो दुनिया नजरों से ओझल था, एक साए की तरह जिसे कोई देख न पाया। अपने अंजाम से वो वाकिफ था, बस हर पल उसे कैथरीन की फिक्र रही। कैथरीन को बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त भी वो उसके साथ ही रहा। अफसोस, डॉक्टरों ने रायन के जिस्म को चंद मिनटों बाद ही मृत घोषित कर दिया, जिसे जानकर वो भावहीन रहा, लेकिन उसके परिजन नहीं। इन हालातों के बीच रायन सिर्फ यही सोचता रह गया कि आखिर वो वहाँ क्यों मौजूद रहा। ये तो स्पष्ट था कि न तो वो हादसे को होने से रोक पाया और न ही वो वहाँ किसी प्रकार की मदद करने के लायक था। तो फिर क्यों उसकी रूह वहाँ ठहरी हुई थी? क्यों वक्त ने उसे पीछे धकेला जब उसे यही आना था जहाँ वो सिर्फ बेबस होकर अपनों को टूटता हुआ देख सकता था और कुछ नहीं। सवाल अभी भी बाकी थे, पर उनके जवाब जानने की ताकत अब रायन में नहीं बची थी। भटकती रूह के जैसे आखिर वो कब तक यहाँ रहेगा? इसी बीच ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले डॉक्टरों ने कैथरीन के परिजनों को उसकी स्थिति के बारे में सूचित किया। कैथरीन के मस्तिष्क के फ्रंटल लॉब में आई गहरी चोटों की वजह से उसकी स्थिति गंभीर बन चुकी थी, जिससे कि उसके कोमा में जाने का भी खतरा पैदा हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें ये भी बताया कि कैथरीन गर्भवती है, पर ऐसी स्थिति में शिशु के जीवित रहने की संभावना भी नामात्र ही थी। वक्त रहते कैथरीन का होश में आना बेहद आवश्यक था। किसी को भी उसे देखने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन रायन तो इन नियमों से अछूता था। रायन फौरन ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुआ और वहां कैथरीन को बेड पर बेहोश देख वो फिर से खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगा। कितना कुछ तो वो खो चुका था,
क्या वो सब काफी नहीं था कि अब उसे कैथरीन की उखड़ती सांसों का भी गवाह बनना था? नहीं, ये उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वो धीमे कदमों से उसके करीब आया और वही पास रखी कुर्सी पर बैठकर उसने कुछ पल उसे निहारने में ही बिता दिए। जान छिड़कता था वो कैथरीन पर। उसकी उदासी की वजह जाने बगैर चैन नहीं मिलता था उसे, पर आज वो खुद को लाचार सा महसूस कर रहा है।